हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट क्वेश्चंस। इससे पहले 3 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज का जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो भी एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि वी हैव टू स्टार्ट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं। The company paid interest rupees 36,000 on its long-term borrowings. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट दिया है, तो जैसे कि आपको ध्यान होगा, इंटरेस्ट पेड ये आपका ऑपरेटिंग टू में आता है, ओ टू में। ध्यान है आपको। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि ये रिलेटेड है आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। यदि आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है या आपके कैपिटल से रिलेटेड है, जैसे कि आपने कैपिटल अरेंज करने के लिए शेयर्स इशू किए, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। आपने लोन बोरो किया, तो वो क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। आपने डिबेंचर्स इशू किए, वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जो आपने शेयर्स इशू किए उस पे आपने डिविडेंड देना है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जो लोन आपने बोरो किया है उस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं उस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अल्टीमेटली लोन का रिपेमेंट करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, या शेयर्स वापस आप अपने ले लेंगे या रिडीम करेंगे। तो वो सारी एक्टिविटीज क्या है? ये सारी की सारी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रहे, ये कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000, ये आपका O2 में आएगा और साथ ही साथ ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आता है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन देख रहे हैं ये भी किधर आता है? ये भी आपका O2 में आता है। मगर यदि यहाँ पे उन्होंने डेप्रिसिएशन दे दिया है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको शायद उसका लेजर बनाना पड़ेगा। शायद क्या, बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको एसेट से संबंधित कोई भी जानकारी दी हुई है, या ये दिया हुआ है कि हमने कोई एसेट खरीदा है, हमने कोई एसेट बेचा है, उस पे इतना डेप्रिसिएशन हुआ है, तो ये अगर जानकारी दी हुई है तो हमको क्या बनाना पड़ता है? हमको लेजर बनाना पड़ता है। ठीक है, किसका लेजर बनाएंगे? हम एसेट का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टेंजिबल एसेट का लेजर है, टेंजिबल एसेट। ठीक है, तो चलिए ये लेजर हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबको मालूम है कि हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये 16, ये 17। तो ये 9 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 9 लाख रुपीस। ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 12 लाख रुपीस। ठीक है, ये क्लियर है। अभी क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट। तो डेप्रिसिएशन इधर करते हैं हम, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एक्चुअली एक अपन ने गलती की है। ये आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखना है? 12 लाख। ठीक है, हाँ। डेप्रिसिएशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 1,20,000। बस आप देखो, 9 लाख की मशीन दी थी जिसमें से 1,20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो मशीनरी हमारे पास रिमेनिंग कितनी बचनी चाहिए? 7,80,000, मगर बच रही है 12 लाख। मतलब सीधी सी बात है, हमने और मशीनरी खरीदी है। डिफरेंस फाइंड करना है, वेरी सिंपल है ना।
तो ये टोटल हो जाता है 13,20,000 और इधर हो रहा है 9 लाख, तो हो जाता है 4,20,000। ये 4,20,000 व्हाट इज दिस? दिस इज परचेज ऑफ फिक्स एसेट विच इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये चीज? ठीक है। डेप्रिसिएशन किधर आएगा? O2 में आएगा, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, डन। ये चीज मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है। अब यदि ये क्लियर है तो अब सीधे अपन बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये शेयर कैपिटल है, किधर आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस किधर आता है बताइए? ये आता है O1। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किधर आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्रेड पेबल्स किधर आता है? O3। टेंजिबल एसेट्स को लेकर जो हमको करना था वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। इन्वेंट्रीज किधर आता है? O3। ट्रेड रिसीवेबल्स किधर आता है? O3। और ये तो हो गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन। तो एक चीज यहाँ पे आपको काम की मिल रही है, दैट इज परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के और उसको रब कर देता हूँ। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट कितना है? 4,20,000। ठीक है, तो इसको बाकी मैं पूरा रब कर रहा हूँ क्योंकि बाकी कुछ हमारे काम का वहां पे है नहीं। चलिए ये फॉर्मेट आपके सामने है। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हमारा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक ही ट्रांजैक्शन है O1 बस। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट से गलती होती है। हमारा पिछले साल का प्रॉफिट था टोटल 4 लाख रुपए, है ना? और वो घट के इस बार हो गया है 3,50,000। मतलब आपका 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बात समझ में आ रही है? आपका प्रॉफिट था आपका प्रॉफिट था 4 लाख और वो घट के हो जा रहा है 3,50,000। तो आपका प्रॉफिट इस साल कम हुआ है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आपको सिंपल सा मालूम है तरीका, क्या करते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ऐसा ही किया जाता है। तो आपका करंट ईयर है 3,50,000 और प्रीवियस ईयर है 4 लाख। ठीक है, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ये आ गया -50,000। -50,000। तो बस यहाँ पे हमने लिख दिया -50,000, ये लीजिए। डन। समझ में आई बात आपको? क्लियर है? ये आपका हो गया O1। O1 के बाद O2। O2 में आप क्या लिखते हैं? हेडिंग। O2 में आप हेडिंग लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, मगर आपने जरूर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसकी जगह मैं खाली O2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये O2 मतलब क्या लिखना है? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो वहां पे कौन कौन सी दो चीजें आएंगी O2 में? देखिए, एक आ रहा है आपका डेप्रिसिएशन, दूसरा आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, और दूसरा है डेप्रिसिएशन चार्ज। ये दोनों आप प्लस करते हैं। ठीक है, तो कितना कितना है? एक है आपका 36, इधर देखिए 36,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज है 1,20,000। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 1,56,000। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया आपका 1,06,000।
इसके बाद आइए किसमें, O3 में आइए। O3 क्या है, O3 में आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है ना, याद है ना आपको। O3 में क्या करते हैं, O3 मतलब डेल को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। डेल मतलब डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, है ना, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे पिछले साल हमारे पास ट्रेड पेबल्स था 50,000, बढ़ रहा है ट्रेड पेबल 10,000 से, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है, 10,000। इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद आइए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी क्या हो रही है, इन्वेंट्री बढ़ रही है। इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट, तो इन इन्वेंट्री क्या करेंगे बताइए, कितने से बढ़ रही है इन्वेंट्री आपकी, 1 लाख से बढ़ रही है, तो क्या करेंगे इसको, ये नेगेटिव में जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 2,30,000 से 3,10,000 हो जा रहा है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्री नहीं, हाँ इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये भी आपका 80,000 से बढ़ रहा है, तो इसको भी हमने कर दिया माइनस। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा वो एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1,80,000 माइनस ये हो जाएगा नेगेटिव में 64,000, देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, ये आया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे को केवल और केवल ये दिखाई दिया था, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो बस यहाँ पे अब लिखना है आपने, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। कितना है परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, 4,20,000, तो ये 4,20,000, ये आपका नेगेटिव हो गया 4,20,000। ठीक है, ये आपका हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आते हैं किस पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो क्या क्या दिख रहा है, एक शेयर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो शेयर कैपिटल पहले 8 लाख थे, अब बढ़ के हो गया है 12 लाख, मतलब 4 लाख के हमने शेयर इशू किए हैं। तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा इशू ऑफ शेयर्स, कितना इशू किया, 4 लाख रुपए का, तो ये 4 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए। और उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही है ना। तो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग्स आप और ले रहे हैं, पहले आपने लिया हुआ था 3,50,000, बढ़ के 4,40,000 हो गया, तो 90,000 की बोरोइंग्स बढ़ रही है। ठीक है। और फिर आ जाइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, आपने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितना इंटरेस्ट पे किया आपने, 36,000 पे किया, तो 36,000 ये आपने पे किया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम, ये 4 लाख प्लस 90,000 माइनस 36,000, तो हो जाता है 4,54,54,000। ठीक है, क्लियर है। तो बस अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आपको मालूम है, इसके बाद हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों एक्टिविटीज मिल चुकी हैं। ऑपरेटिंग से क्या है, आउटफ्लो हो रहा है 64,000 का। ठीक है, इन्वेस्टिंग में भी आउटफ्लो हो रहा है 4,20,000 का, और ये आपका इनफ्लो हो रहा है 4,54,000 का। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए जरा, 64,000, 4,20,000, तो हो जाता है 30,000।
ठीक है, ये कितना हो गया? 30,000। ठीक है। अब यदि ये 30,000 हो रहा है तो अभी क्या करना है? अभी इसके बाद आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है देखिए जरा, यहाँ पे दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 3,06,000। ये आपका नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, ये आपका नेगेटिव है। हाँ, तो ये कितना हो गया? 3,70,000 आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 3,70,000 ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और इसको घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 3,40,000। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आई बात? क्लियर है ये? हाँ, 30,000 ये आपका आउटफ्लो हुआ। आपके पास साल के शुरुआत में 3,70,000 थे, ये 30,000 चले गए, तो कितना बचना चाहिए? 3,40,000। और बच कितना रहा है? 3,40,000। डन है। समझ में आएगा? क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।